एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज पावर सिस्टम के बारे में। ये आपका नया सब्जेक्ट होगा। आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम चालू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को, जिसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन के थ्रू उसमें बनने वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इसी को हम चालू करते हुए हम देखेंगे आज सबसे पहले पावर सिस्टम को। पावर सिस्टम के अंदर ये टोटली पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है। इसमें मेनली आपका फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर होगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट किया जाएगा जिसके थ्रू आप पूरे सिलेबस को या उससे रिलेटेड पूरी टॉपिक को आप पढ़ सके। तो आइए देखते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं द कैपेसिटेंस मेजर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन एनी टू कोर्स ऑफ ए 3 कोर केबल with sheeted earthed is 3 microfarad. The capacitance per phase will be, इसको हमें फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कैपेसिटेंस पर फेज बताइए, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि 3 कोर केबल में कैपेसिटेंस बनते कितने टाइप के हैं, तब तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। जिनको पता हो इसका सही आंसर वैसे तो 6 माइक्रोफैरड है, लेकिन ये आ कैसे रहा है हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो कोर केबल होते हैं इसके अंदर 3 लाइन वायर होंगे। 3 लाइन वायर्स होंगे, मतलब पहला आर वाई पी, मतलब 3 लाइन वायर आर वाई और बी हैं आपके, आर वाई और बी हैं। अगर हम बात करें आर वाई पी है। अब अगर हम बात करें तो कोर से कोर के बीच में, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में बनने वाले कैपेसिटेंस को हम क्या कहेंगे? कोर कैपेसिटेंस, मतलब सीसी। क्या कह रहे हैं? कोर कैपेसिटेंस, सीसी। आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा सीसी या सीएस या सीएन। तो ये होता क्या है इसको भी आप जानते चलिए। हमने कहा 2 लाइन के बीच में, मतलब लाइन आर और वाई के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस क्या बन गया? कोर कैपेसिटेंस सीसी। सीसी कोर कैपेसिटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटेंस की आपने बारे में पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, जिसमें आप जानते हैं अगर कोई दो कंडक्टिंग प्लेट किसी निश्चित दूरी पे रखी हुई हैं और इनके बीच में किसी तरह का कोई मीडियम बन रहा है, तो ये पूरी संरचना आपका एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करती है, एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करती है। इसका मतलब इसमें आर लाइन थी, यहां वाई लाइन थी। आर और वाई दो कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसके कारण इनके बीच में एक कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो गया। जो कैपेसिटेंस क्या नाम कहलाया? कोर कैपेसिटेंस, क्योंकि ये कोर के कारण मतलब लाइन के कारण बन रहा है। नेक्स्ट, अगला आता है शीट। शीट भी आपकी एक मेटल बॉडी होती है। शीट भी आपकी एक मेटल बॉडी होती है, जिसके कारण एक लाइन और एक शीट के बीच में, लाइन और शीट के बीच में बनने वाले कैपेसिटेंस को आपने नाम दे दिया शीट कैपेसिटेंस या सीएस। शीट कैपेसिटेंस या सीएस। इसी को बहुत जगह पे आपको बुक्स में सीएन भी लिखा मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीएस भी लिखा मिलेगा, सीएन भी लिखा मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज है। शीट कैपेसिटेंस सीएस या फिर सीएन, दोनों एक ही बात है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपने फॉर्मेशन बनते समय देखा ये आर वाई के बीच, आर वाई बी के बीच में एक फॉर्मेशन बन रहा है जिसे हम कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? डेल्टा फॉर्मेशन। अब इस डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में जानिए पहले।
बात करते हैं अगर आपका कोई कैपेसिटेंस डेल्टा फॉर्मेशन में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? डेल्टा फॉर्मेशन में, और इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टार फॉर्मेशन में। स्टार फॉर्मेशन में तो इसके जो, अगर मान लीजिए इसमें कैपेसिटेंस सी बह रहा था, मतलब सॉरी, इसमें कैपेसिटेंस अगर सी था, तो यहां पे ये कैपेसिटेंस 3C बन जाएगा। यहां पे ये कैपेसिटेंस 3C बन जाएगा। जस्ट अपोजिट अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस के केस में अगर यहां पे R था तो R/3 बन जाएगा। नॉर्मली डेल्टा को स्टार और स्टार को डेल्टा में करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई या 3 से भाग करना होता है। अब आगे जानिए, मैंने कहा इस जगह पे एक कैपेसिटेंस आपका बन रहा है सीट के बीच में। आपने यहां पे लाइन दी कैपेसिटेंस की, अगली लाइन दी आपने यहां पे, नेक्स्ट लाइन दी आपने यहां पे, जिसका नाम आपने CS रखा था या CN रखा था। CS या CN, कई जगह बुक्स में आपको CN लिखा मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज है, फर्क नहीं पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपने फेज दिया था R, इस जगह पे आपने फेज दिया RYB, तो इनके बीच में नया कैपेसिटेंस बन गया जिसका नाम आपने कुछ और रखा। डेल्टा से, डेल्टा के टाइम पे ये क्या था? CC, डेल्टा के टाइम पे क्या था? CC। तो जब आप इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ CC, 3 टाइम्स ऑफ CC। इस चीज में किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 3CC यहां बनेगा, 3CC यहां बनेगा और 3CC यहां बनेगा। अब छोटा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बीच में कनेक्शन बन रहा है न्यूट्रल का, RYB हमारे फेज हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लैक कलर की शीट जा रही है, ये क्या है? शीट। ये जो शीट है ये भी मेटेलिक बॉडी है, तो ये आपस में शॉर्ट हुई। ये शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण, हम इसको पूरे को एक पॉइंट बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आर को पकड़ के केवल आर और न्यूट्रल के बीच में हम बनाना चाह रहे हैं, आर और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस को बनाना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आर से न्यूट्रल के बीच में पहला कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है 3CC, तो हमने इसका नाम दे दिया 3CC। 3CC। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी 3CC के साथ इसी R को आपने पकड़ा है, तो ये नीचे वाला हिस्सा, मतलब जो ब्लैक वायर है, ये भी पूरा शॉर्ट है। शॉर्ट होने के कारण ये भी न्यूट्रल होगा, अर्थेड है। सीड भी अर्थेड होती है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जीरो पोटेंशियल। मतलब इसको भी हम न्यूट्रल के साथ मिला सकते हैं। मतलब R के साथ एक और जा रहा है जिसका नाम आपने दिया CS या फिर CN, CS या फिर CN। और कई जगह बुक्स में आपको CN लिखा मिलेगा, कई जगह CS लिखा मिलेगा, तो इस चीज को कंफ्यूज मत होइएगा। केवल इतना जानिए कि R के बीच में एक फॉर्मेशन आपको ऐसा मिल गया। सेम एज जैसे R में मिल रहा है, वैसे ही Y के साथ भी मिलेगा और B के साथ भी मिलेगा। अब हम इसी को 3 बार बनाएंगे।
इसी कंस्ट्रक्शन को हमने 3 बार बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, एक कंस्ट्रक्शन में अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे होते हैं, अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो आपको पता होगा कैपेसिटेंस आपस में ऐड हो जाते हैं। कैपेसिटेंस आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहां से हम इस जगह से लिख सकते हैं कि इसके बीच में मतलब कैपेसिटेंस बिटवीन आर एंड एन या वाई एन, आर एन, या फिर कैपेसिटेंस बिटवीन बी एन। इसका मतलब क्या हुआ? फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल, फेज टू न्यूट्रल के बीच में बनने वाला जो कैपेसिटेंस है वो आपको कितना मिल गया? 3cc प्लस में c ऑफ n, 3cc प्लस में c ऑफ n। इस चीज को थ्री सी सी प्लस सी ऑफ एन, इस चीज को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? कैपेसिटेंस बिटवीन एनी वन फेस एंड न्यूट्रल। क्वेश्चन अगर पूछा जाए एनी वन फेस एंड न्यूट्रल, किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस बताइए, तो आपको क्या निकालना होगा? CAN या CBN या CCN। इसको हम CRN, CYN, CBN ऐसे भी लिख सकते हैं। RYB फेज में, ABC फेज में, जैसा फेज आप बना रहे हैं उस फेज के हिसाब से। मतलब एक फेज के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस कितना मिला आपको? 3cc प्लस में Cn। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कह दिया लाइन टू लाइन के बीच में निकालिए, मतलब कोर टू कोर के बीच में, एक कोर से दूसरे कोर के बीच में, तो अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, इस कोर को, आर कोर को, वाई कोर को आपने उसमें में पकड़ के खींच दिया, तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा बनेगा, जिसमें कि आपका आर फेस ऐसे, अभी इसका इक्विवेलेंट बना रहे हैं जिसे हमने नाम दिया CBN, फेज वाला, RN, YN, BN एक ही बात है, फेज वाला। इसके बाद यहां पे आ गया न्यूट्रल पॉइंट, फिर आगे आ गया C नेक्स्ट फेज। मान लीजिए RBN था तो यहां पे हमने नाम दे दिया RN, यहां पे YN दे देते हैं, YN, और यहां पे Y फेज दे देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हो गए आपस में सीरीज में, और सीरीज होने के कारण आपको पता होगा कैपेसिटेंस पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कई ठो लगे हों तो उतना टाइम्स, मतलब n बार है तो n टाइम्स डिवाइड कर देते हैं। R है और तीनों पैरेलल में हैं, तो इसका सिंपल इक्विवेलेंट जब आप बनाएंगे तो वो R/3 बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको क्या मिलेगा? C इक्विवेलेंट, ये मिलेगा 3cc प्लस में C ऑफ n बाई 2, क्योंकि दो के बीच में बात हो रही है। बात किसके बीच में हो रही है? दो के बीच में, दो लाइन, दो कोर, इनके बीच में बात हो रही है। तो जब दो कोर के बीच में बात होती है तो आपको टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलता है? 3cc प्लस Cn बाई 2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा, पहला तो आपको पूछ लिया क्या? एनी वन फेस, एक फेस और न्यूट्रल के बीच में, तब तो आपने बता दिया 3cc प्लस Cn। अब अगला पूछा जाएगा कैपेसिटेंस बिटवीन लाइन टू लाइन की जब भी बात करेगा तो आपको इक्विवेलेंट पूछ लेगा, C इक्विवेलेंट बताइए, या नाम दे देगा CRY, मतलब R और Y के बीच में, VYB मतलब Y और B के बीच में, CBR B और R के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? 3cc प्लस Cn बाई 2, ओवरऑल का बाई 2। इससे आपको पता चला कि इनके बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस आपका कैसा हो रहा है?
हाफ हो जा रहा है। फेस से न्यूट्रल के बीच में, फेस से न्यूट्रल के बीच में क्या हो जा रहा है, सॉरी, फेस से लाइन टू लाइन के बीच में हाफ हो जा रहा है। अब ये पॉइंट को हम यहां बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस पर फेस, एक फेज में अगर कैपेसिटेंस बन रहा हो सी नॉट एक फेज में, तो वहां पे लाइन टू लाइन का वह क्या होगा, डबल होगा। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस का क्या होगा, डबल होगा। तो यहां से दूसरा कंक्लूजन आपको मिल गया, सी नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी आर वाई, सी नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी आर वाई। आगे ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट आप और कहीं से निकाल रहे हैं क्या, यहीं से रख के निकाल रहे हैं, कहीं और तो गए नहीं। जैसे आपने यहां पे सी एन निकाला तो मतलब ये फेस था, यहां पे आपने निकाला तो ये क्या पहुंचा, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। इसी चीज को हम नाम दे दिए क्या, सी आर वाई, आर और वाई के बीच में, सी वाई बी, सी बी आर के बीच में। मतलब ये तीनों चीजें एक बराबर हैं। अब इसी जगह पे इस पॉइंट को उठा के हमने क्या कहा, सी इक्विवेलेंट जो भी है आपका उसको बराबर कर दिए। ये 3cc क्या था, ये 3cc वाला पोर्शन था Cn, CRN अपॉन में 2। अरे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे क्या है, लाइन टू लाइन, यहां क्या है, लाइन टू फेस, लाइन टू लाइन, लाइन टू फेस। तो फेज वाला डबल है, फेज वाला डबल है किसके, लाइन टू लाइन के, या लाइन वाला आधा है किसके, फेस के। यही बात यहां कही जा रही है, यही बात यहां पे कही जा रही है। कैपेसिटेंस पर फेस ये आपका डबल है, 2 टाइम्स होता है किसके, लाइन टू लाइन के। इतना चीज आपको पता चल गया। अब अगर कह दिया जाए, छोटी सी बात, कि अगर कह दिया जाए ये आपका हो गया, नेक्स्ट आपका ये हो गया, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये तीनों ही कंडक्टर अलग अलग कोर ना हो के बंडल ऑफ कंडक्टर हैं, बंडल ऑफ कंडक्टर हैं, या फिर ये कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। कैसे हैं, शॉर्ट सर्किटेड है, या आपको दूसरा नाम मिलेगा देखने को, बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर को आपस में मोड़ के बनाया जाता है। तो बंडल्ड कंडक्टर अगर ये हैं तब इनके बीच में पूछेगा। तो अगर ऐसा कह दे कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड या बंडल्ड कंडक्टर के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस, तो सीधी सी बात है, अब इसमें ये वाला कैपेसिटेंस जो था वो सिंगल कैपेसिटेंस हो जाएगा। केवल CS काम करेगा, जगह जगह पे क्या काम करेगा, केवल CS। बीच वाला हिस्सा तो गायब हो गया। हम कह सकते हैं इनके बीच में, ये गोला है, इनके बीच में सेंटर पे कुछ नहीं रह गया, क्योंकि वो बंडल कंडक्टर है, ये सिंगल कंडक्टर हो गया। अब इनके बीच में केवल CS काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। CS। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी शॉर्ट है, ये बाहर वाली शीट भी शॉर्ट है। दोनों आपस में शॉर्ट होने के कारण ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। आप लोगों को लग रहा होगा ये डेल्टा है, लेकिन ये स्टार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टार दिख रहा है लेकिन ये स्टार नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ये पॉइंट भी आपस में शॉर्ट है और इसके बाहर के पॉइंट भी आपस में शॉर्ट है। और ऐसा तब बनता है जब एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के साथ सेम पॉइंट से जुड़े हों। इसका मतलब एक कैपेसिटेंस दूसरे कैपेसिटेंस के पॉइंट्स आपस में सेम तरीके से जुड़े हों, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा बनना पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में पैरेलल है, जिससे आपको पता चला इनके बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस 3 गुना होगा। इनके बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस कैसा होगा, 3 गुना होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन कह रहा था 3 कोर की केबल है, जिसमें शीट केबल के बीच में 2 कोर्स के बीच में, मतलब सीसी की वैल्यू दे रखी है।
टू कोर्स और केबल के बीच में वैल्यू दे रखी कितनी, 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड मतलब आपको दे रखा है 3cc प्लस में C ऑफ n। इसका मान आपको दे रखा है जो कि बराबर किसके है, 2 टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट। अरे ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट। 3cc प्लस Cn इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कहां क्या था, यहां पे C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट जो था आपका, ये था आपका ध्यान दीजिएगा, C इक्विवेलेंट क्या था, लाइन टू लाइन, कोर से कोर के बीच में, कोर से कोर के बीच में, मतलब आर वाई, या इसी चीज को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ C वाई बी, या इसी चीज को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ C बी आर, आर वाई बी बी आर। 3 कैपेसिटेंस बने। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आर वाई 2 लाइंस के बीच में दे रखा है, एनी 2 कोर, 2 लाइन के बीच की बात दे रखी है, मतलब C आर वाई, C वाई बी, या फिर C बी आर की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड आपको इसका मान निकालना है, तो हम कह सकते हैं C नॉट या फिर 3cc प्लस Cn इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड, जो आपको मिलेगा 6 माइक्रोफैरड के बराबर। क्या मिलेगा, 6 माइक्रोफैरड के बराबर। यहां से आपको पता चला पहले ही क्वेश्चन में कि कोर ऑफ केबल्स, अगर केबल में जनरली अंडरग्राउंड केबल्स में ये निकाला जाता है, जनरली अंडरग्राउंड केबल्स में निकाला जाता है या कोर केबल्स के साथ निकाला जाता है कैपेसिटेंस। तो जहां भी बात होगी कोर कैपेसिटेंस की, तो वहां पे आपको ये कुछ फॉर्मूलेस याद रखने हैं। पहला आपको पता चल गया फेज टू न्यूट्रल, मतलब फेज वाला। दूसरा पता चला लाइन टू लाइन के लिए। तीसरा बंडल्ड कंडक्टर के लिए। चौथा पता चला फेज और लाइन के बीच में रिलेशन। इतने में हमारे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा गया है द कैपेसिटेंस पर किलोमीटर, जो कैपेसिटेंस है पर किलोमीटर पे ऑफ 3 फेज की बेल्टेड केबल में कितना है, 0.09 फैरेड। 0.09 फैरेड किसके किसके बीच में, द 2 कोर्स विथ थर्ड कोर कनेक्टेड टू लेड शीट, 2 कोर और लेड शीट के बीच में। इसका मतलब क्या दे रखा है ये आपको, कोर्स के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस, कोर्स के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस। आगे ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन द कोर टू न्यूट्रल, कोर टू न्यूट्रल मतलब CRN, CYN, CBN या C नॉट, ये आपको निकालना है। जिसको आपको पता चला अभी अभी, ये बराबर होता है 3cc प्लस में Cn के। अरे बिल्कुल बराबर था। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ किसके, C इक्विवेलेंट के, C इक्विवेलेंट के। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0.09 इंटू में 2, 0.09 इंटू में 2 आपको मिल जाएगा ये 0.18, 0.18 फैरेड
फॉर सिंगल किलोमीटर पर किलोमीटर। हमको निकालना किसके लिए है? फॉर द 5 किलोमीटर लॉन्ग केबल, 5 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए, 5 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर का आपका 0.8 है, तो 5 किलोमीटर में ये हो जाएगा 0.18 इंटू में 5 बराबर की 0.9 टाइम्स ऑफ फेरेड, 0.9 फेरेड। हमारे ख्याल से अब इस चीज में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। ये इसी चीज को वहां पे मैंने यहां पे इलॉबरेट कर दिया है आपका, ये चीज यहां पे करने वाले थे, सेम चीजें हैं, बस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस कह रखा है। डिफरेंस क्या कह रखा है ध्यान दीजिएगा, कह रखा है थर्ड कोर, थर्ड कोर कनेक्टेड टू द लेड शीट। थर्ड कोर जो थी वो लेड शीट के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो कोर था RYB था, तो एक कोर इसका इस बाहर की शीट के साथ आके जुड़ गया, मतलब एक साइड पे CS कम हो गया। तो लेकिन बाकी साइड पे सेम है, बाकी साइड पे सेम है, इसीलिए जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो एक साइड पे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट सभी के लिए कॉमन है, न्यूट्रल है। तो एक के लिए तो सेम है, R से लेके N के बीच में इसमें सेम ही मिलेगा, यहां पे सेम मिलेगा, यहां पे अलग मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं किया है, क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं किया है कि इसके साथ कुछ अलग हो रहा है, या जो कोर के कैपेसिटेंस दिया है वो इसके बीच का है, ऐसा उसमें कुछ नहीं दिया है। तो इसीलिए जो हम जानते हैं, जो नॉर्मल तरीके से हम जानते हैं, हमने उसी के साथ इसको फॉलो किया, उसी के साथ हमने क्या किया, इसको फॉलो किया है। जिसमें कि आपको पता था फेस के बीच में बनने वाला कैपेसिटेंस 3cc प्लस Cn है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल इक्विवेलेंट लाइन टू लाइन के बीच में बनने वाला डबल हो जाता है। ये हम जो नॉर्मल तरीके से जानते हैं हम उसी को सॉल्व कर लिए। अगर इसमें ये कुछ स्पेसिफाइड किया होता, अगर कुछ स्पेसिफाइड किया होता कि इनके बीच में ये जो कैपेसिटेंस दिया है ये उस थर्ड कोर केबल का है, थर्ड कोर केबल का है जिसकी वैल्यू अलग है, जो कि सीट के साथ मिला हुआ है, तब बात कुछ अलग हो जाती, तब बात अलग हो जाती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह रखा है, बस इतना कह रखा है कि इसके बीच में ये जो कैपेसिटेंस है ये केवल है टू कोर के बीच में, दो कोर के बीच में, जिसकी थर्ड कोर लेड सीट के साथ जुड़ी है, बस इतना बोल रखा है। ये नहीं कहा है कि ये थर्ड कोर के साथ मिला हुआ है। तो जब नहीं कहा है तो हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, जिसके साथ है हम केवल उसको मान के चलेंगे, नॉर्मल तरीका। चलिए नेक्स्ट आती है द सैग ऑफ द कंडक्टर्स, सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर। सैग की बात दे दिया है। व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर, उनके बीच में लेंथ की बात दे दिया है।
नाउ इफ द height of the supporting towers is increased by 25%, the sag will. क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको स्पैन के बारे में दिया है, आपको लाइन के बारे में दिया है, ट्रांसमिशन लाइन के सैग के बारे में दिया है, स्पैन के बारे में दिया है, और कह रहा है हाइट बढ़ा दी जाए। हाइट बढ़ा दी जाए तो सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले तो मुझे सैग के बारे में पता होना चाहिए, तब तो हम बता पाएंगे कि हाइट के साथ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जानिएगा, अगर हमने कहा आपके दो टावर्स हैं, इनके बीच में आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन कितनी भी बड़ी हो या कितना भी आप इसको टेंसाइल मतलब एकदम खींच के बिछाए, लेकिन ये एग्जैक्टली सीधी ना हो करके कुछ बेंड हो जाती है। कुछ बेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये जो लाइन सीधी होनी चाहिए थी, उससे ये कुछ वजन पा करके, वजन किसका? अपने मेटल का, अपने कंडक्टर के वेट का वजन लेकर के कुछ नीचे की तरफ झुक गई, कुछ नीचे की तरफ झुक गई। जितना ये नीचे झुकी अपने लेवल से, इसी को क्या कहा जाता है? सैग। इसको क्या कहा जाता है? सैग। मतलब ये ऊपर से इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम जितना झुकी है, इसकी ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? सैग या एस। स्पैन की बात जानिएगा, इसमें लिखा है द स्पैन। स्पैन का मतलब क्या होता है? इन टावर्स के बीच की दूरी, इन टावर्स के बीच की दूरी को स्पैन या मैक्सिमम लेंथ बिटवीन टावर कहते हैं। मैक्सिमम लेंथ बिटवीन टावर मतलब टावर के बीच की दूरी या स्पैन। अब आगे ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट आपको मिले, सैग, स्पैन, हाइट। हाइट पे ध्यान दीजिएगा, ये होती है आपकी टावर। ये आपका टावर है, तो इस टावर की इस जगह से, इस जमीन से अपनी खुद की एक हाइट होगी। इस हाइट को कहा गया ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, हाइट। इसे ही क्या कहा गया? हाइट या ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में बनने वाला सैग, क्या होता है? S इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 80, WL स्क्वायर बाई 80। अभी देखेंगे ये आता कैसे है। पहले तो जानिए इसमें चीजें क्या क्या है। वेट, मैंने आपको बताया अपने वजन के कारण कंडक्टर का अपना खुद का वेट होता है। ये आपके टावर लगे हुए हैं दोनों साइड, इन पे ये आप कंडक्टर वायर डालना चाहते हो, सीधे जाने के बजाय ये कुछ बेंड होकर के, इस लाइन पे बेंड होकर के ये नीचे आ गया, ये बेंड होकर के ये नीचे आ गया। तो ये जितना नीचे आया, इसकी इस हाइट को सैग कहा गया, S। इसके यहां की दूरी को टोटल दूरी को लेंथ कहा गया या स्पैन कहा गया, स्पैन या लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, इसी लेंथ में से L में से हर तार पे, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे, तो इसके तार पे, हर पॉइंट पे, हर जगह पे एक फोर्स फील कर रहा होगा। ये अपने आप को खींचने का एक फोर्स फील कर रहा होगा, जिसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो फोर्स होता है जिसमें खिंचाव या तनाव होता है, खिंचाव या तनाव होता है सॉरी, खिंचाव या तनाव होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस तार के हर बिंदु पर एक खिंचाव या तनाव हमेशा फील होगा, एक फोर्स फील होगा। यही फोर्स क्या कहला रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ या वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टी, वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टी। तो अब आपने देखा इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी हाइट का जिक्र नहीं आता, कहीं भी हाइट का जिक्र नहीं है। तो हम कह सकते हैं सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, सैग इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता चल गया कि टावर की हाइट को, टावर के सपोर्ट को आप अगर 25% बढ़ा भी देते हैं तो इसके सैग पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेनिंग अनचेंज्ड, पूरी तरह से ये अनचेंज होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए ध्यान देते हैं कि अब ये आता कैसे है। ध्यान देंगे ये सैग आता कैसे है। तो अगर हम बात कर रहे हैं टावर की हाइट सेम है, टावर की हाइट सेम है तो उस समय पे बनने वाला सैग, हम बात करते हैं पूरे तार को ना लेकर के, पूरा तार ना लेकर के उसके एक छोटे सेगमेंट की बात करते हैं, एक तार का टुकड़ा। हमने कह दिया ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है। तो पॉइंट ओ से पॉइंट बी के ओ के सॉरी पॉइंट ओ से पॉइंट पी के बीच में, बिटवीन ओ टू पी, पॉइंट ओ से पी के बीच में हम बात करेंगे। अगर इस पूरे तार का वेट W है, क्या है W, तो इसका पार्शियल वेट हमने कहा 1 किलोमीटर लंबे तार का वेट 1 किलो है, तो आधा किलोमीटर लंबे तार का वेट कितना होगा? सीधी सी बात है, आप आधा कर दोगे उठा के, क्योंकि तार की लंबाई आपने सीधे सीधे आधी कर दी, मतलब उसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यही कहा गया। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी टोटल वेट कितना है? W है। तो अगर इस पार्शियल वेट की बात करें तो हमने कहा इस जगह से इसका वेट आपने कुछ फैक्टर निकाल लिया है जो कि x है। कितना है? x इनके बीच में। तो O
O से P के बीच में टोटल वेट है ये, W क्या है, टोटल वेट, टोटल वेट। अगर ये टोटल वेट है तो आपका O से P के बीच में बनने वाला वेट, वेट क्या होगा, W इंटू एक्स, जहां पे x की वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से कम का मतलब क्या हुआ, उसका पार्शियल रेशियो, हम कह सकते हैं ये बराबर किसके हो गया, W इंटू एक्स के, W इंटू एक्स के। अब O से P के बीच में WX आ रहा है, तो इसका जो वेट लग रहा होगा वो हमेशा इसके सेंटर पे काम करेगा। अरे सीधी सी बात है, सेंटर पे काम करेगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने कोई तार लटका रखा है या ये केबल है, वायर है, ये माइक का वायर है, अगर आप इसको सीधा तान के रखें तब तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे अगर ढीला छोड़ दिए तो ये कुछ बेंड हो गया। जैसे ही ये बेंड हुआ, अब इसको यहां पे हमेशा ये सेंटर पे आके झुक रहा है, बीच में क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट पे आके रुक रहा है। तो दोनों के बीच में मतलब जितनी भी दूरी रखिए आप उसके सेंटर पे आके वो रुकेगा। यहां से ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इसका सेंटर पॉइंट जहां भी बनेगा, ये सेंटर पॉइंट इसको दो भागों में बांटेगा, मतलब x/2 और x/2, दो भाग में बांटेगा। तो इस जगह पे मूवमेंट उस पॉइंट पे क्या फील होगा, मूवमेंट क्या होता है, जैसे समझ लीजिए उनके अंदर का फोर्स इंटू मतलब वेट इंटू उसके बीच की दूरी। मूवमेंट मतलब क्या हो गया, वेट इंटू उसके बीच की दूरी, मतलब WX बीच की दूरी कितनी है, x/2। इससे आपको मिल गया इस पॉइंट पे बनने वाला जो वेट है वो कितना है, WX² WX²/2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा इस जगह पे इसका टेंशन T लग रहा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी क्या थी, T थी, तो उस टेंसाइल स्ट्रेंथ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक तरह का फोर्स है, वो भी कुछ दूरी पे काम करेगा। भाई सीधी सी बात है, कुछ दूरी पे काम करेगा। हमने कहा ये हाइट h है, इसके बीच की ये हाइट क्या है, h है, इनके बीच की ये हाइट क्या है, h है। कहां से कहां तक के बीच की, P तक के बीच की दूरी क्या है, h है। तो इस जगह पे बनने वाला मूवमेंट क्या होगा, T इंटू h। अरे बिल्कुल होगा, T इंटू h, T इंटू h। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट से आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन या आपका जो वेट है, सॉरी कंडक्टर का जो वेट है वो आपका एक समान है या इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हिल डुल नहीं रहा है, वो पूरी तरह से तना हुआ है। वो मैक्सिमम जितना तन सकता था, जैसे ही आपका कंडक्टर वायर है, आपका ये इतना तन सकता था लेकिन इतना नहीं तना है, ऐसे बेंड है, तो जितना मैक्सिमम ये खींच सकते थे इसको, मैक्सिमम जितनी फोर्स थी ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। इसके बाद अगर गया, उससे ज्यादा गया तो ये टूट जाएगा। भाई अपनी कैपेसिटी से ज्यादा थोड़ी खींच जाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी या इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों ही मूवमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जहां से आपको मिला H इज इक्वल टू WX²/2T, WX²/2T। इंपॉर्टेंट, अगर कह दिया जाए ये टावर्स आपके अनइक्विलिब्रियम स्टेज में है,
या बराबर की स्टेज पे नहीं है या किसी पार्शियल पोर्शन की बात करी जाए, तब आपका फॉर्मूला क्या बनता है? तब आपका फॉर्मूला बनता है H इज इक्वल टू, या सैग बराबर, H आपकी एक सैग हाइट है, सैग हाइट है, तो H बराबर क्या हो गया? WX²/2T, WX²/2T। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे X मैक्सिमम की, अभी तो ये बात की गई छोटे सेगमेंट की O से P के बीच में, अगर यही बात करी जाए पूरे तार की, तो H किससे रिप्लेस हो जाएगा? टोटल सैग हाइट से, टोटल सैग हाइट से। मतलब H को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? S से। अब यहां पे X देखिएगा, X किसके बीच की दूरी थी? इस सेगमेंट के बीच की, इस सेगमेंट के बीच की। तो अब इसके इक्विलिब्रियम स्टेज में आने पर यहां पे X किससे रिप्लेस हो जाएगा? L/2 से, L/2 से X रिप्लेस हो जाएगा L/2 से। मतलब टोटल लेंथ का हाफ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा टेंसाइल फोर्स इसके सेंटर पे लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स इसके सेंटर पे काम कर रहा होगा, इसीलिए ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? L/2 से। आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं S बराबर W, X की जगह पे L/2 का स्क्वायर बाई 2T। यहां से आपको पता चलेगा सैग बराबर आपको मिल गया है WL² अपॉन में 8T। यही फॉर्मूला अभी आपने देखा किसके लिए? हाइट के साथ चेंज के लिए, हाइट के साथ चेंज के लिए। क्या इसमें हाइट का कोई पोर्शन आया? नहीं आया। आया कौन सी हाइट? सैग हाइट। सैग हाइट ऊपर से देखी जा रही है, ना कि टावर की हाइट से। सैग हाइट ऊपर की हाइट से देखी जा रही है, ना कि टावर की हाइट से। तो इससे आपको पता चला कि ये सैग हाइट पे डिपेंडेंट तो होता है, सैग हाइट पे डिपेंडेंट होता है, टोटल लंबाई पे, टावर के स्पैन पे डिपेंडेंट होता है, कंडक्टर के वेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन हाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। हाइट के ऊपर क्या होता है? इंडिपेंडेंट। हाइट कितनी भी बढ़ाइए या घटाइए, इस पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो यहां से आपको आंसर मिल चुका होगा इसका। अच्छा, आंसर पहले ही लगा चुके थे। आंसर क्या लगा चुके हैं? रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि हाइट के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइट के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमने कहा द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल या ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x1 एंड x2 के बीच में रिलेशन बताना है। x1 और x2 के बीच में रिलेशन बताना है। कब? ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द सैग, सैग के टर्म्स में जब ट्रांसमिशन कंडक्टर डिफरेंट हाइट पे रखे हों। मतलब कि टावर की हाइट, एक अगर टावर इस जगह पे है तो दूसरा टावर इस सेम हाइट पे ना होकर के कुछ ऊपर या कुछ नीचे है। कहने का मतलब है ये दोनों ही टावर आपस में सेम हाइट पे नहीं रखे, सेम हाइट पे नहीं रखे। तब ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल x1 एंड x2, अब बताया जा रहा है x1 x2 क्या है? रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां से? सपोर्ट एट द लोअर एंड हायर लेवल। जो टावर नीचे है उसके तरफ से x1 दूरी, जो टावर ऊपर है उसके तरफ से x2 दूरी पे है।
फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। अब आपको बताना है जो कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट बनेगा जहां पे सैग निकाल रहे थे, वो पॉइंट किस हाइट से कितनी दूरी पे होगा। फिर से एक बार एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा ये आपका नॉर्मल कंडक्टर है, अगर आप इसको सेम हाइट पे रखते हैं तो ये कुछ बेंड हो जाता है, कुछ आपस में क्या होता है, बेंड हो जाता है। अब इसी बेंड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने टावर की हाइट को बदल दिया, एक टावर हमने ऊपर कर दिया, एक नीचे कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जिस हाथ के तरफ तार ऊपर है, इस साइड पे तार ऊपर है अगर, तो ये तार आपका इस हाथ से, मतलब ऊपर वाले साइड से इधर से दूरी ज्यादा लेगा, और जिधर तार कम है, मतलब हाइट कम है, इस साइड से दूरी क्या कर रहा है, कम ले रहा है ऊपर नीचे होने पे। इससे क्या पता चलता है, जब हाइट फर्क पड़ती है तो पैराबोला आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। बनने वाला जो पैराबोला है वो आपस में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जाता है। समझिएगा मैंने क्या कहा, हाइट पहले टावर की ये है, दूसरे टावर की ये ऊपर है, ये किसी पहाड़ी एरिया पे है। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे एक टावर आपकी कुछ दूरी पे रहेगा, दूसरा टावर कुछ दूरी पे रहेगा। दोनों हाइट के कारण इसके हाइट से अगर नापेंगे तो पहला सैग कुछ बन रहा होगा, दूसरा सैग कुछ बन रहा होगा, दोनों अलग अलग सैग बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट पॉइंट जहां आएगा, ये जो लोएस्ट पॉइंट बन रहा है, ये जो छोटा टावर है, जो छोटा टावर है उसके पास आ रहा है, और जो बड़ा टावर है उससे दूर जा रहा है। छोटा वाला पास में है और बड़ा वाला दूर में है। इससे क्या पता चल रहा है, x1 की वैल्यू छोटी हो रही है किससे, x2 से। x2 से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो रही है। x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो रही है। जो वहां बना हुआ है वही यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वेरिएबल x1 कहां से दूरी है, x1 दूरी है लोएस्ट से, लोअर से, सपोर्ट एट लोअर, और x2 दूरी कहां से, हायर से, x2 दूरी हायर से है। देखिएगा, लोअर टावर ये था, छोटा टावर था सॉरी, छोटा टावर आपका ये वाला था, यहां से दूरी कहा गया x1 है, और बड़ा टावर ये वाला था, यहां से दूरी कहा गया x2 है। तो बड़े टावर से छोटे टावर के बीच की दूरी के बीच में लोवेस्ट टर्मिनल, इसका ये लोवेस्ट टर्मिनल बन रहा है, तो इसके साथ रिलेशन बताना है, मतलब x1 और x2 के बीच में रिलेशन बताना है। x1 आपको पता चला कि ये छोटा हो रहा है किससे, x2 से। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड डेरिवेशन को। चलिए, सभी को क्लियर है चीजें, आगे देखते हैं। कहा गया, यहां क्या कहा गया, अब इस पॉइंट से बनने वाला जो टोटल सैग होगा उसके बारे में गणना कीजिए, मतलब सैग के बारे में बताइए। तो सैग के बारे में जानने के लिए पहले तो जानिए, हम बात करते हैं पहले इस छोटे सेगमेंट की, इस सैग 1 की। अगर हम सैग 1 की बात कर रहे हैं, मतलब सैग 1 S1 बराबर होगा, अभी अभी आपने देखा था W टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, अभी अभी आपने देखा था क्या,
WX²/2t, WX²/2t। ये हाइट कौन सी थी? जो नॉर्मल हाइट जिस सेगमेंट के लिए हमने निकाली थी, एक छोटे सेगमेंट के लिए। अब यहां पे दो बार में अलग अलग सेगमेंट निकालने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? अलग अलग। दोनों की हाइट अलग अलग है, इसीलिए यहां पे अलग अलग निकालना पड़ रहा है। तो हमने कहा पहले सेगमेंट पे S1 मतलब seg1, इसकी हाइट W, वेट तो सेम रहेगा। x की जगह पे क्या आ गया? डिस्टेंस x1, x की जगह पे क्या आ गया? x1। नेक्स्ट क्या है? t तो सेम रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो सभी जगह सेम रहेगी, हर पॉइंट पे बराबर लगेगा। नेक्स्ट अगर इसी तरह से देखेंगे S2 के बारे में, seg2, तो W टाइम्स ऑफ x2 का स्क्वायर बाई 2t, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है सैग में। अगर नॉर्मल केस की बात करते तो ये इस पॉइंट पे कहीं मिलना चाहिए था नॉर्मल केस में, मतलब ये इस जगह से इतना एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ये सब एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसके टर्म को हमें घटाना पड़ेगा। मतलब S2 में से S1 को आपको क्या करना होगा? घटाना होगा। S2 माइनस S1 आप करेंगे तो आपको हाइट के बारे में पता चलेगा, H के रिलेशन में। एक्स्ट्रा हाइट जो कि आपको मिलेगी W टाइम्स ऑफ x2 का स्क्वायर अपॉन में 2t माइनस ऑफ W टाइम्स ऑफ x1 का स्क्वायर बाई 2t। कुछ टर्म आपको कॉमन दिख रहे होंगे, W अपॉन में 2t, जिसमें आपको मिला x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, x2 और x1 इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ेगा a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी से, a प्लस बी और a माइनस बी से। इसको यहां पे लगाते हैं, आपको मिलेगा W टाइम्स ऑफ 2t इंटू में x2 प्लस 1 और x2 माइनस ऑफ x1, x2 प्लस में x1 और x2 प्लस में x2 प्लस ऑफ x1 और x2 माइनस ऑफ x1। इतना पहले नोट कर लीजिए। अब नोट कर लिया होगा हमारे ख्याल से, तो आपको रिलेशन यहां से मिल गया। ध्यान दीजिएगा, S2 माइनस ऑफ S1 इज इक्वल्स टू W टाइम्स ऑफ 2t इंटू में x2 प्लस में x1 और x2 माइनस ऑफ x1, ये मिला। ध्यान दीजिएगा x2 और x1 का एडिशन, x2 और x1 का एडिशन आपको टोटल लेंथ देता है। क्या देता है? टोटल लेंथ बिटवीन टावर, मतलब स्पैम। तो हम इसको लिख सकते हैं W टाइम्स ऑफ 2t इंटू में L इंटू में x2 माइनस ऑफ x1 और S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 पे ध्यान दीजिएगा, S2 माइनस S1 आपको मिलेगा H के बराबर। किसके बराबर? एक्स्ट्रा हाइट या H के बराबर। तो हम यहां पे इसको पुट करते हैं H के बराबर। यहां से हम निकाल सकते हैं x2 माइनस ऑफ x1, ये आपको क्या मिलेगा? 2t
एच अपॉन में WL। 2T को इधर ले आए, H के साथ मल्टीप्लाई हो गया, WL ऊपर था वो नीचे चला आया। ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप जान गए हैं x2 प्लस x1, जिसको अभी अभी आपने पुट किया x2 प्लस में x1, ये बराबर किसके है? L के। ये बराबर किसके है? L के। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ करके हाफ कर दीजिए, मतलब x2 का मान मिल जाएगा। तो पहली बार में आपको मिलेगा x2 बराबर, पहली बार में जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो L प्लस 2TH अपॉन में WL अपॉन में ओवरऑल बाई 2, ओवरऑल बाई 2। या इसी चीज को 2 को अलग अलग कर देंगे तो आपको मिलेगा L/2 प्लस ऑफ TH अपॉन में WL। अब एक की वैल्यू को पुट करके दूसरी जगह रख दीजिए। x2 की जगह पे मान लीजिए आपने इसको रखा तो x1 निकल आएगा, या किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। किसी एक इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा x1 का। x1 का ये मिलेगा आपको L/2 माइनस ऑफ TH WL। x1 प्लस x1 इज इक्वल टू L/2 माइनस ऑफ TH अपॉन में WL। यहां पे प्लस आया, यहां माइनस आया। अब यहां से भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? L/2 से इतना कम है, L/2 से इतना ज्यादा है, एक में कम है एक में ज्यादा है। तो पता चल रहा है आपको कि x1 का मान कम होगा और x2 का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। x1 का मान कम होगा और x2 का मान ज्यादा होगा। x1 इज लेस देन x2 वेयर, जहां पे x1 क्या है? लोअर हाइट से जो टावर नीचे था उससे हॉरिजॉन्टल दूरी है, और x2 क्या है? हायर टावर से हॉरिजॉन्टल दूरी है। ये चीजें आपको हमारे ख्याल से अब क्लियर होंगी। तो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिल गया इस क्वेश्चन के लिए? आंसर मिल गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल x1 एंड x2। क्या रिलेशन मिला आपको कि x1 का मान x2 के कंपैरिजन में कम होगा। ये चीज आपस में बदल सकती है। एग्जाम में क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, ये रट के मत जाइएगा। याद रखिएगा यहां पे x1 जो दूरी थी वो लोअर टावर से थी, क्योंकि सपोर्ट एट लोअर, पहले लोअर लिखा है फिर हायर लिखा है। x1 वाला लोअर के लिए हुआ, x2 वाला हायर के लिए हुआ, इसीलिए यहां पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन उठा के पलट दे, उल्टा इसको आगे पीछे कर दे, तो इस चीज पे उस समय पे गौर करके तब आंसर लगाइएगा, तब आंसर बदल जाएगा। इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे। बात करते हैं
किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आपका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि केबल का 10 किलोमीटर पे 1 मेगा ओम है, 10 किलोमीटर पे 1 मेगा ओम है। तो 100 किलोमीटर के लिए 100 किलोमीटर के लिए यह इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा, यह इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होगा। अब जनरल केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस नॉर्मली की बात हो रही है, नॉर्मल केस में रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये होता है नॉर्मली। नॉर्मल केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जिससे आपको पता चलता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने लेंथ बढ़ाई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये नॉर्मल केस में आप जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, बात करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। इंसुलेशन रेजिस्टेंस अलग होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है आपका, ये अलग होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर आई, ये आपका बराबर होता है रो अपॉन में 2 पाई एल लॉग ऑफ आर अपॉन में आर, लॉग ऑफ आर अपॉन में आर। ये होता है नॉर्मल केस में आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या पता चला आपको, इससे आपको पता चलता है कि जिसमें रो आपकी रेजिस्टिविटी है, ये तो सभी जानते हैं। आर आउटर साइड का, आउटर केबल के आउटर साइड का रेडियस है, और आर अंदर साइड का रेडियस है। स्मॉल आर अंदर, कैपिटल आर बाहर, आउटर और इनर रेडियस ऑफ केबल। एल क्या है, लेंथ ऑफ केबल, केबल की लंबाई, केबल की लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको क्या पता चला, आर आई इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इस जगह से ध्यान दीजिएगा। इसी में आपको पता चल रहा है, अगर मटेरियल चेंज कर दे, इंसुलेशन मटेरियल चेंज कर दें, तो रो के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता चल रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस रो के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आपको पता चल रहा है इनर रेडियस, इनर रेडियस ये लॉगरिथमिक प्रोपोर्शनल है, लॉगरिथमिक, लॉग के साथ आर में है। आर आई इज इन प्रोपोर्शनल टू एल एन ऑफ आर, या एल एन ऑफ आर बाई आर लिख दीजिए। इतनी चीजें अगर क्लियर हैं तो सिंपल सा एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है लेंथ के ऊपर, आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। तो मैंने कहा, क्या कहा, पहले केस में आर आई वन, पहले केस में प्रोपोर्शनल है लेंथ 1 के, और दूसरे केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ 2 के, दूसरे लेंथ के इनवर्सली। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे आप, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आप पाएंगे क्या, आर आई वन अपॉन में आर आई टू। देखिएगा इधर 1 है ऊपर के साइड, इधर 2 है, तो उधर साइड पे उल्टा हो जाएगा, मतलब L2 बाई में L1, L2 बाई में L1। सिंपल, इसको बाई कर दीजिए, ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा नीचे आ जाएगा। यहां पे अगर आप इसको बाई लगा देते हैं तो ये हिस्सा पलट के ऊपर चला जाएगा, भाई नीचे वाला ऊपर, फिर ये इसके साथ आ जाएगा, तो L2 बाई L1। अब यहां पे 3 वैल्यूज आपको गिवन है, क्या क्या, क्या क्या गिवन है,
Ri1 पहले केस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस दे रखा है 1 मेगा ओम। हाँ 1 मेगा ओम। लेंथ दे रखा है L1 आपको 10 किलोमीटर। दूसरी लेंथ L2 गिवन है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। और कुछ है नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछा है Ri2। सिंपल इसमें उठा के रख दीजिए तो आपको मिलेगा Ri2 2 के लिए निकाल रहे हैं तो L1 अपॉन में L2, 2 के साथ 1 वाला पहले आया, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, तो 2 के साथ 1 वाला पहले आया और यहां पे एक्स्ट्रा में क्या आ गया Ri1। पुट कर दीजिए, 1 की जगह पे 10 है, 1/100 10/100 गुणे में 1 मेगा ओम। सॉल्व करेंगे तो 0.1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम। ये आपको मिला आंसर। ये आपको क्या मिला आंसर। ऑप्शंस देखते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी, तो ऑप्शन सी आपको मिल रहा है 0.1 मेगा ओम। 0.1 मेगा ओम। हमारे ख्याल से ये सारी चीजें अब आपको क्लियर होंगी। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा अलग फॉर्मूले पे। तो आज के लिए हम आपको यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए हम आपको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका जब भी चलेगा इसके ऊपर हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।